साल 1985 राजस्थान के एक छोटे से शहर श्री गंगानगर में एक बुजुर्ग औरत अपने घर की दहलीज पर बैठी है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो रो नहीं रही क्योंकि रोना उसने बहुत पहले छोड़ दिया था। उसके हाथ में एक मुड़ा तुड़ा कागज है, एक चिट्ठी जो पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान की एक जेल से। उस चिट्ठी में लिखा है, माँ मैं जिंदा हूँ, मैं एक जेल में हूँ, मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आऊंगा भी या नहीं। वो बुजुर्ग औरत उस चिट्ठी को सीने से लगाकर बैठी है। उसका बेटा जो 10 साल से गायब था अचानक पाकिस्तान की जेल से लिख रहा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वो वहाँ कैसे पहुँचा, असली सवाल ये है वो वहाँ गया क्यों था, और इससे भी बड़ा सवाल उसे वहाँ किसने भेजा था। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल ली, अपना नाम बदला, अपना मजहब बदला, अपनी भाषा बदली, अपना देश बदला और अंत में उसे अपना सब कुछ देना पड़ा। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, जिसे दुनिया ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। भारत का वो जासूस जिसने पाकिस्तान की सेना में घुसकर सालों तक काम किया, जिसकी कुर्बानी को भारत सरकार ने दशकों तक नकारा और जिसकी माँ उसके इंतजार में जीती रही अंत तक। रुकिए, ये सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं है, ये एक इंसान की कहानी है। 1952 राजस्थान का शहर श्री गंगानगर। यहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, रविंद्र कौशिक। बचपन से ही इस लड़के में कुछ अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे गलियों में खेलते, वहाँ रविंद्र मंच पर खड़े होकर संवाद बोलता, नाटकों में काम करता, अलग अलग किरदार निभाता। वो इतनी आसानी से किसी भी किरदार में ढल जाता था कि देखने वाले दंग रह जाते। एक दिन वो राजा होता, दूसरे दिन फकीर, तीसरे दिन एक रोता हुआ पिता। उसकी यही खासियत, किसी भी किरदार को जीने की क्षमता एक दिन उसकी तकदीर बन जाएगी। लेकिन उस वक्त रविंद्र को नहीं पता था कि जिंदगी उसके लिए एक ऐसा किरदार तैयार कर रही है जिसे उतारने का मौका उसे कभी नहीं मिलेगा। किशोरावस्था में उसकी प्रतिभा ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। नाटकों और परफॉर्मेंस में वो इतना माहिर हो गया कि उसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से भी बुलावा आने लगा। वो एक कलाकार था, एक सच्चा कलाकार। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हमेशा कलाकारों की तलाश में रहती है, क्योंकि जासूसी में सबसे जरूरी चीज क्या है? किसी और की तरह दिखना, बोलना, जीना, बिना एक पल की भी चूक के। और रविंद्र कौशिक ये काम जन्म से जानता था। 1975 रविंद्र की उम्र थी 23 साल। भारत उस वक्त एक उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा था। इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1971 का युद्ध जीतकर भारत ने बांग्लादेश बनाया था, लेकिन पाकिस्तान के साथ तनाव खत्म नहीं हुआ था। ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत के खिलाफ लगातार काम कर रही थी और RAW को पाकिस्तान के अंदर से जानकारी चाहिए थी। उन दिनों रविंद्र एक कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लेने दिल्ली आया था। उसे नहीं पता था कि उस प्रोग्राम में RAW के कुछ अफसर भी होंगे। उन्होंने रविंद्र को परफॉर्म करते देखा। उसकी भाषा पर पकड़, उसका अलग अलग लहजे में बोलने का हुनर, उसका शांत दिमाग, सब कुछ नोट किया गया। प्रोग्राम के बाद एक अफसर रविंद्र के पास आया। बात हुई, सामान्य बातें। लेकिन कुछ दिनों बाद रविंद्र के घर एक खत आया। दिल्ली बुलावा था। वहाँ उसे पहली बार रॉ के बारे में बताया गया और एक प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव ये था, क्या तुम अपने देश के लिए एक काम करने को तैयार हो? एक ऐसा काम जिसके बारे में तुम किसी को नहीं बता सकते, अपनी माँ को भी नहीं। रविंद्र एक देशभक्त था। उसने हाँ कह दी। उसे नहीं पता था कि इस हाँ की कीमत क्या होगी। रॉ ने रविंद्र की ट्रेनिंग शुरू की। ये ट्रेनिंग किसी फिल्म जैसी नहीं थी। ये एक इंसान को पूरी तरह से तोड़कर नए सिरे से बनाने की प्रक्रिया थी। पहला काम था भाषा। रविंद्र को उर्दू सिखाई गई, लेकिन सिर्फ उर्दू नहीं, पाकिस्तानी उर्दू। वो लहजा, वो तकिया कलाम, वो शब्द जो सिर्फ पाकिस्तान में बोले जाते हैं। महीनों तक वो सिर्फ उर्दू में सोचता, उर्दू में सपने देखता। उसके ट्रेनर्स ने उसे एक रूल दिया, दिन में एक भी हिंदी शब्द नहीं बोलना। ये बेहद मुश्किल था, क्योंकि भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, वो हमारी सोच होती है, हमारी पहचान होती है। दूसरा काम था मजहब। रविंद्र एक हिंदू था, लेकिन अब उसे एक मुसलमान बनना था। नमाज पढ़ना सीखा, कुरान की आयतें याद की, इस्लामी रीति रिवाज, त्योहार, खाने पीने के तरीके, सब कुछ। तीसरा काम था पाकिस्तानी समाज। पाकिस्तान के शहर, गलियां, कल्चर, राजनीति, सेना का ढांचा, आम आदमी की जिंदगी, सब कुछ रटाया गया। मैप्स देखे गए, पाकिस्तानी अखबार पढ़े गए, पाकिस्तानी रेडियो सुनी गई। और चौथा
नई पहचान। दोस्तों रुकिए एक पल, अभी आप इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से तक पहुंचने वाले हैं, वो राज जो आज तक किसी ने इस तरह नहीं बताया। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी कहानियां जो सरकारी फाइलों में दबी हैं, जो इतिहास की किताबों में नहीं हैं, वो सिर्फ यहाँ मिलेंगी। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए, इससे ये कहानी उन लोगों तक पहुंचेगी जो रविंद्र कौशिक का नाम आज तक नहीं जानते। एक लाइक एक जासूस को याद करने का तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्र कौशिक अब एक नाम भी नहीं रहा, उसका नया नाम था नबी अहमद शाकिर। मुल्तान के पास के एक गांव का रहने वाला एक सामान्य पाकिस्तानी नागरिक, जिसकी पूरी बैकग्राउंड रॉ ने तैयार की। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड, फैमिली हिस्ट्री, सब कुछ। ये ट्रेनिंग सालों तक चली और जब रॉ को लगा कि रविंद्र कौशिक पूरी तरह नबी अहमद शाकिर बन चुका है, तब उसे पाकिस्तान भेजने का वक्त आया। उसके अफसर ने उससे आखिरी बार पूछा, क्या तुम तैयार हो? रविंद्र ने कहा, हाँ। माँ को बताया गया, बेटा किसी गवर्नमेंट जॉब में गया है, बहुत दूर, खतवत मुश्किल होगा। माँ ने माथा चूमा, आशीर्वाद दिया और दरवाजे पर खड़ी होकर देखती रही जब तक बेटा दिखता रहा। उसे नहीं पता था कि ये आखिरी बार नहीं था, लेकिन लंबे समय के लिए जरूर था। पाकिस्तान, एक देश जो नक्शे पर सिर्फ एक सरहद की दूसरी तरफ है, लेकिन एक भारतीय के लिए, खासकर उस जमाने में, ये एक अलग दुनिया थी। रविंद्र ने पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखा। उसके दिल में क्या चल रहा था ये हम कभी नहीं जान सकते, लेकिन जो उसने किया वो इतिहास में दर्ज है। उसने नबी अहमद शाकिर की जिंदगी जीना शुरू की। पहले उसने पाकिस्तान के सामान्य समाज में खुद को स्थापित किया, एक आम नागरिक की तरह। मोहल्ले में रहना, बाजार जाना, मस्जिद में नमाज पढ़ना, हर पल वो खुद को रिमाइंड करता रहा कि वो नबी अहमद शाकिर है, रविंद्र कौशिक नहीं। क्योंकि एक भी चूक, एक गलत शब्द, एक अजीब हरकत, एक संदिग्ध व्यवहार और सब खत्म। लेकिन रविंद्र ने वो किया जो शायद दुनिया के किसी जासूस ने सोचा भी नहीं होगा। उसने पाकिस्तानी सेना में नौकरी के लिए अप्लाई किया और वो सिलेक्ट हो गया। एक भारतीय जासूस पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बन गया। पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहनना, सोचिए, एक भारतीय जिसने हिंदुस्तान की माटी में जन्म लिया, जिसके दिल में भारत की शान थी, वो दुश्मन की वर्दी पहनकर चल रहा है। ये किरदार इतना कठिन था कि नॉर्मल इंसान के लिए एक दिन भी इम्पॉसिबल होता। रविंद्र ने ये किरदार सालों तक जिया। सेना में एक क्लर्क के तौर पर काम किया, फाइल्स देखी, मीटिंग्स में बैठा, सीनियर्स को सैल्यूट किया जो दरअसल उसके दुश्मन थे, और इस सब के वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता रहा। पाकिस्तानी सेना की तैनाती, हथियारों की खरीद, अफसरों के बीच की बातें, योजनाएं, कमजोरियां, सब कुछ दिमाग में दर्ज होता और सही वक्त पर भारत तक पहुंचता। कैसे पहुंचता? ये उस जमाने का सबसे संवेदनशील राज था जो आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है। लेकिन रॉ ने कंफर्म किया है कि रविंद्र ने जो जानकारी दी वो भारत के लिए बेशकीमती थी। इस बीच एक और घटना हुई, रविंद्र की शादी हो गई। पाकिस्तान में नबी अहमद शाकिर की एक पाकिस्तानी लड़की से शादी हुई। उसका नाम था अमानत, एक मासूम लड़की जिसे नहीं पता था कि जिस शख्स से उसकी शादी हुई है वो एक्चुअली कौन है। उनका एक बेटा भी हुआ, असलम। यहाँ रुकिए, जरा सोचिए रविंद्र की मानसिक स्थिति क्या रही होगी। एक तरफ एक पत्नी जो उससे प्यार करती है, एक बेटा जो उसे अब्बू कहता है, एक घर, एक जिंदगी। दूसरी तरफ राजस्थान में एक माँ जो बेटे का इंतजार कर रही है, एक असली पहचान जो उसे हर रात याद आती होगी, एक देश जिसके लिए वो ये सब कर रहा है। दोनों दुनियाएं असली थीं, दोनों दुनियाओं में उसकी भूमिका असली थी, लेकिन एक भूमिका झूठ पर खड़ी थी और ये झूठ उसे अंदर से खाता रहा होगा। लेकिन मिशन था, और मिशन से बड़ा कुछ नहीं था। रविंद्र कौशिक नबी अहमद शाकिर की वर्दी पहनकर पाकिस्तान के दिल में बैठा था, भारत की आंखें बनकर। साल दर साल बीतते गए, रविंद्र पाकिस्तानी सेना में ऊपर उठता रहा, उसका काम सराहा जाता, उसकी पहचान मजबूत होती रही। लेकिन ISI, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, कभी सोती नहीं, और शक एक बहुत धीमी, बहुत जहरीली चीज होती है। कब और कैसे उस पर शक हुआ ये आज भी ऑफिशियली क्लियर नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि किसी ने उसकी एक गतिविधि नोटिस की, कुछ कहती हैं कि एक इंफॉर्मेशन लीक के बाद ISI ने बैकवर्ड ट्रेस किया, लेकिन जो हुआ वो हुआ। ISI ने नबी अहमद शाकिर को गिरफ्तार कर लिया और जब इंटेरोगेशन
हुई। जब असली सवाल पूछे गए तो वो सच जो रविंद्र ने सालों से छुपाया था सामने आ गया। नबी अहमद शाकिर दरअसल रविंद्र कौशिक था, भारत का रॉ एजेंट। गिरफ्तारी पाकिस्तान की एक अंधेरी जेल। जिस शख्स ने सालों तक पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहनी वो अब उनकी कैद में था। पाकिस्तान में जासूसी एक ऐसा जुर्म जिसकी सजा मौत होती है। मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चला। रविंद्र कौशिक को मौत की सजा सुनाई गई। एक पल के लिए ये बात रुक कर महसूस कीजिए, एक इंसान जो अपने देश के लिए दुश्मन की जमीन पर गया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, अपना परिवार, सब कुछ देश के लिए दांव पर लगाया, उसे मौत की सजा मिली। और भारत में कोई नहीं जानता था या जानते थे और चुप थे। बाद में मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र को मुल्तान सेंट्रल जेल में रखा गया। इधर श्री गंगानगर में रविंद्र की माँ केला देवी इंतजार कर रही थी। बेटा गया था, कह गया था सरकारी काम है, वापस आऊंगा, लेकिन साल बीतते रहे, कोई खबर नहीं। माँ ने सरकार से पूछा, अधिकारियों के पास गई, कोई जवाब नहीं। आपके बेटे के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। यह जवाब हर बार एक जैसा था और माँ हर बार वापस आ जाती, दरवाजे पर बैठ जाती, इंतजार करती। फिर वो चिट्ठियाँ आई पाकिस्तान की जेल से। रविंद्र ने लिखा था, माँ मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे बाहर निकालो। माँ ने फिर सरकार के दरवाजे खटखटाए, जवाब वही, हमें नहीं पता। यह देश का सबसे बड़ा धोखा था। रॉ एजेंट के परिवार को प्लसबल डेनिएबिलिटी की वजह से छोड़ दिया जाता है। यह पॉलिसी होती है, अगर एजेंट पकड़ा जाए तो सरकार उसे ऑफिशियली जानती ही नहीं। यह दुनिया की हर इंटेलिजेंस एजेंसी का एक क्रूर सच है, लेकिन सुनने में जितना ठंडा लगता है, एक माँ के लिए उतना ही तीखा होता है। मुल्तान सेंट्रल जेल, रविंद्र वहाँ था। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने उसे भारतीय जासूस के तौर पर रखा। उसकी जिंदगी जो पहले से ही एक जेल जैसी थी, अब लिटरली जेल बन गई थी। उसकी पत्नी अमानत, जिसे असली सच पता चल गया था, ने क्या किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमानत ने रविंद्र का साथ नहीं छोड़ा, जेल में उससे मिलती रही। यह अपने आप में एक अजीब और दर्दनाक बात है। एक औरत जिससे उसके पति ने झूठ बोला, जिसे उसकी असली पहचान छुपाई गई, फिर भी साथ रही। प्यार, मजबूरी, डर, हम नहीं जानते, लेकिन रविंद्र के लिए ये शायद उस अंधेरे में इकलौती रोशनी थी। उधर भारत में उसकी बेटी शुभ्रा बड़ी हो रही थी। वो भी अपने पिता को नहीं जानती थी। जब वो बड़ी हुई तो उसने पूछा, पापा कहाँ हैं? माँ ने क्या जवाब दिया, ये सोचकर भी कलेजा भारी हो जाता है। सालों तक रविंद्र की माँ और बाद में उसकी बेटी शुभ्रा सरकार से, मीडिया से, पॉलिटिशियन से गुहार लगाते रहे, हमारा बेटा, हमारे पिता पाकिस्तान की जेल में है, उन्होंने देश के लिए ये किया, उन्हें वापस लाओ। कुछ नेताओं ने सुना, कुछ ने प्रॉमिस किए, कुछ ने ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया, लेकिन ऑफिशियल रिस्पांस हमेशा यही रहा, हमारे पास इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रॉ कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं करती कि कौन उसका एजेंट था। ये उनका नियम है, ये हर इंटेलिजेंस एजेंसी का नियम है। लेकिन इस नियम की कीमत एक परिवार चुका रहा था, एक माँ चुका रही थी, एक बेटी चुका रही थी। अगस्त 2001 श्री गंगानगर में एक खबर आई पाकिस्तान से, रविंद्र कौशिक नहीं रहे। मुल्तान सेंट्रल जेल में बीमारी से उनका निधन हो गया। उनकी उम्र थी 49 साल। वो आदमी जिसने अपनी पूरी जवानी एक झूठी जिंदगी जीने में लगाई, जिसने अपने देश के लिए सब कुछ दिया, वो 49 साल की उम्र में दुश्मन की जेल में मर गया, बिना किसी सम्मान के, बिना किसी रिकॉग्निशन के, बिना किसी ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट के। माँ को खबर मिली, वो रो नहीं पाई, शायद आंसू सूख चुके थे। बेटी शुभ्रा को खबर मिली, उसने कभी पिता को ठीक से जाना ही नहीं था, और भारत सरकार ने ऑफिशियली कुछ कहा। रविंद्र कौशिक की मौत के बाद धीरे धीरे उनकी कहानी सामने आने लगी। मीडिया ने लिखा, पत्रकारों ने खोजबीन की, कुछ फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने बिना पूरा नाम लिए पुष्टि की, और ब्लैक टाइगर ये नाम सामने आया। ये वो नाम था जो एलिजिडली रॉ ने रविंद्र को उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम के लिए दिया था। ब्लैक क्योंकि वो अंधेरे में काम करते थे, किसी को पता नहीं था। टाइगर क्योंकि वो निडर थे, बेखौफ। उनकी बेटी शुभ्रा आज भी अपने पिता के लिए मान्यता मांगती हैं। वो चाहती हैं कि सरकार ऑफिशियली स्वीकार करे कि उनके पिता ने देश के लिए ये बलिदान दिया। इस कहानी के अंत में कुछ सवाल हैं जो हर देशभक्त को सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या एक देश को ये हक है कि वो अपने सबसे बहादुर बेटों को वी डोंट नो हिम कहकर अकेला छोड़ दे? रविंद्र ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी उससे कितनी जानें बची, कितने अटैक्स रुके, इसका हिसाब कौन देगा? अमानत, रविंद्र की पाकिस्तानी पत्नी, और उनका बेटा असलम
आज कहाँ हैं? उनकी जिंदगी कैसी है? ये सवाल भी किसी ने नहीं पूछा। माँ केला देवी, क्या वो अपने बेटे की मौत से पहले उनसे एक बार मिल पाईं? इसका जवाब नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी किसी देश में कोई रविंद्र कौशिक जैसा इंसान एक झूठी जिंदगी जी रहा है अपने देश के लिए, अपनी पूरी पहचान मिटाकर? शायद हाँ, और शायद हम कभी नहीं जानेंगे। रविंद्र कौशिक एक नाम नहीं, एक सबक है। ये सबक ये है कि जो लोग देश की सबसे खतरनाक जिम्मेदारियां उठाते हैं वो अक्सर वही लोग होते हैं जिनके बारे में हम कभी जानते नहीं। कोई पुरस्कार नहीं, कोई परेड नहीं, कोई इतिहास की किताब में नाम नहीं, सिर्फ एक जिंदगी जो देश के लिए दे दी। आज अगर आप कभी राजस्थान के श्री गंगानगर जाएं तो वहाँ एक घर है, एक पुराना साधारण सा घर, जहाँ एक माँ ने अपने बेटे का इंतजार किया था और जहाँ एक बेटी अपने पिता की असली कहानी दुनिया को बताना चाहती है। रविंद्र कौशिक, ब्लैक टाइगर, तुम्हें सलाम। तुम्हारी कुर्बानी का कर्ज शायद ये देश कभी नहीं चुका पाएगा, लेकिन कम से कम तुम्हारी कहानी लोग जाने। यही हमारी कोशिश है, यही हमारा फर्ज है।